सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन आप पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दीपोत्सव के त्यौहार दीपावली पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन के अंदर यूं ही प्रगति करते रहें, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। जहां भी जाएं अपनी चुनौतियों पे खरा उतरें और अपनी सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करें। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर जानते कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। करेंगे डिटेल्स के अंदर उनका सारा डिस्कशंस। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज 12 नवंबर क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज मनाया जा रहा है विश्व के अंदर विश्व निमोनिया दिवस। शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। शुरुआत किसने करी? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग WHO प्लस यूनिसेफ दोनों के द्वारा 2009 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। उस दिन की थीम क्या थी? जिस दिन पहले दिन ये दिवस मनाया गया, स्टॉप निमोनिया। निमोनिया में सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के लोग प्रभावित होते हैं? तो उसके अंदर सबसे पहले बच्चे, बूढ़े और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। इस प्रकार के लोग निमोनिया से सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं। सबसे ज्यादा अटैक निमोनिया करता है कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? फेफड़े। व्यक्ति के फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और जब नवजात शिशु होते हैं उनके फेफड़े ज्यादा मजबूत नहीं होते, इसीलिए सबसे ज्यादा निमोनिया में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वहां पे बच्चों के दाता सबसे ज्यादा होती है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए यूनिसेफ और WHO के द्वारा 2009 से 12 नवंबर को इस प्रकार का दिवस है उसको क्या कर दिया, आधिकारिक तौर पे उसको क्या कर दिया गया, मनाया जाने के लिए स्वीकृत कर दिया। और आज 12 नवंबर है तो 12 नवंबर को आज विश्व निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। चलिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंदर देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किस अभियान ने अधिकतम ऑनलाइन सेल्फी का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? जिस प्रकार सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है और कोई छोटा बड़ा अवसर, कोई भी छोटा बड़ा अवसर हो, सब लोग सेल्फी लेकर के अपनी खुशी को इजहार करते हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर पूछा जा रहा है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा और गिनीज बुक के अंदर उस रिकॉर्ड को दर्ज करने की आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब सबसे ज्यादा सेल्फी ली गई। सेल्फी किस अवसर पे ली गई? तो इसका आंसर हो जाने वाला है मेरी माटी मेरा देश। इसकी शुरुआत कब हुई? 31 अक्टूबर 2023 को। ऐसा क्या पर्व था? इसके लिए था अमृत महोत्सव, जिसका समापन 31 अक्टूबर को ही हुआ और उसी दिन मेरी माटी मेरा देश अभियान भी शुरू हुआ। उसी के संदर्भ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे सबसे ज्यादा सेल्फी ली गई। इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जहां पे 10,42,538 सेल्फी उस दिन ली गई, उस पर्व पर ली गई। इससे पहले ये रिकॉर्ड चीन के पास में था, जहां पे 1 लाख सेल्फी 2016 के समय ली गई थी। इस बार गिनीज बुक के अंदर उस रिकॉर्ड को तोड़ करके भारत ने अपना स्थान बनाया है। मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत नई दिल्ली से 31 अक्टूबर को शुरुआत हुई उसकी। और अमृत महोत्सव, जो आजादी का जो अमृत महोत्सव था, जो 2021 से लेकर के 2023 तक जो चल रहा था, उसका समापन भी हो गया, विधिवत समापन हुआ। और उसी दिन मेरा युवा भारत का शुभारंभ भी हो गया। ये भी कब हुआ है? 31 अक्टूबर को ही हुआ है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। किस देश द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी प्रदान करी है? चिकनगुनिया भी एक बीमारी और विश्व के अंदर इससे भी काफी लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? हाथ पैरों में सूजन, जकड़न और कमजोरी। तीनों प्रकार के अगर कोई लक्षण समझ में आते हैं तो आपको लगना चाहिए कि चिकनगुनिया के लक्षण तो नहीं हो सकते। इसी के संदर्भ के अंदर चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन संसार के अंदर आ गई है, जिसका नाम कौन सा है? इक्सचिक। किसने इजाद करी है? इसका आंसर जाने वाला है अमेरिका।
एक फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ में अमेरिका ने इस वैक्सीन को इजाद किया। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो अमेरिका ने एक अभी शोध करा जिसके अंदर ये देखा गया कि सितंबर 2023 तक 4,40,000 के मामले ऐसे दर्ज किए गए। मरने वाले लोगों की संख्या थी 350 के आसपास। निर्माण किसने? फ्रांसीसी कंपनी बायोटेक कंपनी के द्वारा वेलनोवा ने इसका क्या कि बायोटेक का हम नाम पहले भी सुन चुके हैं। कब? जब कोरोना काल के अंदर भी बायोटेक कंपनी ने ही भी जो है वो कोरोना की वैक्सीन को बनाया था। तो इसका कारण क्या है कि वायरस के संक्रमण के कारण घातक बीमारियों लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती थी चिकनगुनिया की वजह से, उन्हीं की रोकथाम के लिए इक्सिक नाम की एक वैक्सीन को तैयार किया गया है। और किसके लिए चिकनगुनिया? चिकनगुनिया के लिए जो वल्नरेबल जो हैं, जितनी भी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। वल्नरेबल के अंदर नाजुक जो होते हैं उसमें नवजात, बूढ़े और कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। केंद्र सरकार के द्वारा दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए किन कंपनियों के साथ में साझेदारी करी है? 5G का आगमन 2022 में हो गया है ऑलरेडी पहले से, और दिल्ली सहित 13 देशों के अंदर इसकी शुरुआत करी गई। और दूर दराज के इलाकों के अंदर भी जो है वो नेटवर्क की समस्या काफी दिनों से देखी जा रही थी और लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंच पा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस प्रकार की चीज को इजाद किया, जिसकी वजह से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के अंदर भी इंटरनेट आसानी से उपलब्ध हो पाए सामान्य नागरिकों को। इसी के लिए पहल की गई है। तो कंपनी का जो नाम है वो है बी और सी, वैनवेब और स्टारलिंक। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस प्रकार की एक वेब लॉन्च करा है, साझेदारी करी है, और इनके बीच में एक MOU हुआ है। चलिए देख लेते हैं। वैनवेब और जियो है दोनों। इसके अंतर्गत दूर दराज के इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट को जोड़ करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया जाएगा। सैटेलाइट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के द्वारा भी लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी। 5G की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2022 को। दिल्ली समेत देश के कुल 13 शहरों के अंदर इसकी शुरुआत की गई। भारत संचार दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको बोला जाता है ट्राई, इसकी स्थापना की गई है 1997 में। उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को आसानी से और जल्द सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जितनी भी प्रकार की उनकी कमियां हैं या उनकी शिकायतों के निवारण के लिए इस प्रकार के ट्राई की क्या करी गई, उद्देश्य की इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य वही है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु इस प्रकार के संगठन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5G की शुरुआत ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, 1 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। सूचना प्रसारण मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हर महीने ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ एक खिलाड़ी चुना जाता है। क्रिकेट के फॉर्मेट की बात बता रहा हूं आपको। पिछले महीने भारतीय खिलाड़ी थे, महीना था सितंबर का। किसको चुना गया था? शुभमन गिल को चुना गया था। महिला की बात करें तो एक श्रीलंका की महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है चमारी अटापटू। उनको भी महिला क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से उनको नवाजा गया था। बात हो रही है अक्टूबर मंथ की कि किस खिलाड़ी को इसके लिए नामांकित किया गया है। उन खिलाड़ी का नाम भारतीय मूल के क्रिकेटर है जिनका नाम है रचिन रविंद्र, और ये रहने वाले हैं वैसे इंग्लैंड के। उन्होंने अभी वर्ल्ड कप के दौरान तो अच्छा प्रदर्शन वो कर ही रहे। इसके अलावा 81.60 की एवरेज के हिसाब से औसत के दर से इन्होंने काफी रन बनाए, जिसकी वजह से उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बात कर लेते हैं कि विमेन ऐसी कौन सी खिलाड़ी जिनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ में इस प्रश्न को मैं ऐड कर रहा हूं। मैथ्यूज एक महिला खिलाड़ी हैं और ये वेस्ट इंडीज की रहने वाली हैं, तो इनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ एज ए विमेन कैटेगरी के तौर पे इनको भी नामित किया है। चलिए देख लेते हैं। रचिन रविचंद्र भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। अक्टूबर माह में 81.20 के औसत के हिसाब से 406 रन इन्होंने बनाए हैं पिछले महीने में। महिला श्रेणी में हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की रहने वाली है। 155 के औसत से 300 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की जो घोषणा की गई थी वो 2021 से की थी। उसके बाद में हर एक महीने किसी ना किसी खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के आधार पर उसको नामित किया जाता है और उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। ICC का मुख्यालय की बात करें तो दुबई में है और इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले। जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार आपको इस बार से रिवाइज कराया जाता है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो, आमने सामने जब आए, तो आप उसको आसानी से देख पाए कि ये चीज मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ी है और आपका रिविजन भी हो जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5।
भारत ने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किस देश के साथ में मिलकर लड़ाकू बख्तरबंद वाहनों के सह उत्पादन करने के लिए रणनीतिक साझेदारी करी है? कल की क्लास के दौरान हमने पढ़ा था कि अडानी ग्रुप के साथ में अमेरिका ने श्रीलंका में भी निवेश किया है। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य यही है कि चीनी गतिविधियों को रोकना, उनको सर्विलांस करना और उन पे नजर बनाए रखना, यह इसका उद्देश्य हो सकता है। कोलंबो के पास एक पोर्ट सिटी बन रही है, वहां पे अडानी ने निवेश किया और उसके साथ में एक कंपनी कहां की आई है? अमेरिका की भी कंपनी आई है, तो अमेरिका ने वहां पे भी अपना बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा अभी वर्तमान में 9 और 10 दिसंबर को +2+2 की वार्ता अभी वर्तमान में दिल्ली में हुई। किसके बीच में हुई? ये हुई अमेरिका एंड भारत। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं आपको बताता चलूं। रक्षा मंत्री प्लस में विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री ब्लिंकन, इसके अलावा ऑस्टिन रक्षा मंत्री हैं। दोनों देश भारत के दोनों जो नेता है वो अमेरिका के हैं और दोनों लोगों ने भारत का विजिट करा और यहाँ पे इनके समकक्ष जो है वो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, जबकि इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में इन्होंने मीटिंग करी। उद्देश्य क्या थे और क्या चीजें इसमें से निकल करके आई, देख लेते हैं इनके बारे में। रक्षा प्रौद्योगिकी हमेशा ही विषय रहता है। इसके अलावा अंतरिक्ष, सूचना आदान प्रदान, निवेश और साथ में वीजा, इस प्रकार की डायलॉग्स तो हमेशा लगातार ही होते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है कि यहाँ पे बख्तरबंद जो वाहन है जो किसी भी लड़ाई और युद्ध संघर्ष के अंदर काम आते हैं, उसी के संदर्भ के अंदर दोनों देश सह उत्पादन करेंगे। कहां पे करेंगे? भारत में ही करेंगे। तो भारत के लिए बड़ी बात कि आपको यहां से किसी देश से क्या नहीं करना, आयात नहीं करना, अपनी पूंजी आप बाहर नहीं जाने देना चाह रहे और इससे विदेशी मुद्रा भी आपकी बचेगी और दोनों देशों के बीच में जो रक्षा पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। 78 अरब डॉलर के आसपास में दोनों के बीच में व्यापार होता है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से सर्वप्रथम है अमेरिका। भारत वहां पे निर्यात आधिक्य की श्रेणी में भी आता है कि उतना हम निर्यात नहीं करते हैं जितना निर्यात ज्यादा करते हैं, लेकिन आयात उससे थोड़ा कम करते हैं। तो इसके संदर्भ में अमेरिका अपने लिए एक मुफीद जगह है और हमारा रक्षा पार्टनर भी है, रणनीतिक साझेदार भी है। और अभी हिंद प्रशांत महासागर में चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्वाड जैसे संगठन का भी गठन किया गया है, जिसके अंदर 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। तो इस प्रकार की चीजें समय समय पे अमेरिका के द्वारा भारत के साथ में की जा रही हैं। भारत के साथ में 2+2 कौन कौन मीटिंग्स आयोजित करता है, जिसके अंदर आपको मैं अमेरिका तो बता ही रहा हूं, इसके अलावा अमेरिका, जापान, रूस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश 2+2 की मीटिंग का आयोजन करता है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जहां पे रक्षा उत्पाद, अनुसंधान, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं, रणनीतिक चुनौतियां हैं, जिनके बारे में विचार विमर्श वो करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या। इसमें देख लेते हैं कुछ अन्य चीजें। 2+2 वार्ता 9 दिसंबर को आयोजित की गई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में। समझौते में आर्थिक सहयोग के लड़ाकू बख्तरबंद वाहनों का सह उत्पादन करने वाले हैं, रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत ऊंचाइयों पर लेकर के जाना, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत दक्षिणी एशिया संबंधों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका, लॉयड जे ऑस्टिन है, जबकि एंटनी ब्लिंकन यहाँ के विदेश मंत्री हैं। शुरुआत 2018 में होगी, उसके बाद में 2+2 का लगातार हर साल आयोजन इसका होता रहा है। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिकार जो देश हैं जिनके साथ में 2+2 की वार्ता का आयोजन भारत करता रहता है, उसके अंदर अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 प्रकार के देश भारत के साथ में 2+2 की वार्ता करते रहते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, $78.31 बिलियन के साथ में दोनों का व्यापार हर साल होता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। केंद्र सरकार के द्वारा राहों को देवदूत सबरिटेशन योजना के तहत मदद करने वाले लोगों की राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया? जब हम अपनी एक सामान्य जिंदगी के अंदर देखते हैं कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट अगर विश्व में किसी देश में भी होते हैं, उस देश का नाम क्या है? भारत।
लाखों लोगों को सड़क दुर्घटना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन देखने के अंदर यह भी आया है कि घायलों को अगर समय पे उनको क्या मिले, उपचार मिले, तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं पुलिस के चक्कर में ना फंसना है, कौन जाकर के अपने बयान दर्ज करवाने लगेगा और बहुत सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ में हो जाएंगी। इसी को डरते हुए लोग जानबूझ करके भी ऐसी हेल्प नहीं कर पाते थे। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि आप हेल्प करिए, आपको किसी प्रकार के अनुसंधान या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा थाने में। इसके अलावा आपको पारितोषिक के तौर पे आपको इनाम भी दिया जाएगा। पहले इस प्रकार का जो एक कह सकते हैं कि एक पुरस्कार जो दिया जाता था, पुरस्कार की जो राशि दी जाती थी वो दी जाती थी 5,000। लेकिन सरकार को लगा कि ये भी कम है, इसलिए उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 15,000। 15,000 रुपए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद करने वाला है उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उसको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस और या गणतंत्र दिवस पे उसको स्थानीय स्तर पे पुरस्कृत भी किया जाएगा, उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। चलिए, यही फैक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा राहों के देवदूत समरिटेड जो योजना है उसके तहत मदद करने वाले लोगों की जो राशि वो 5,000 से बढ़वा करके कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। तो सरकार की तरफ से एक सकारात्मक दृष्टिकोण और लोगों को मानवीय संवेदना के जरिए हम आपको पहुंचा तो रहे हैं हॉस्पिटल, के साथ साथ में आपको हम 15,000 रुपए भी देंगे। सरकार की एक बड़ी पहल। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारतीय रेलवे द्वारा अगले साल तक एंटी इंजरी तकनीक से लैस कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। अब आप इसमें मैं आपको एक गोला करता हुआ चलता हूं, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, एंटी इंजरी तकनीक। इसकी वजह से यह है कि जब भी आपका ट्रेन का एक्सीडेंट होती है तो किसी प्रकार के यात्रियों को चोट ना लगे, इसी के लिए इस टेक्निक को इस ट्रेन के अंदर इजाद किया गया, उसको लेस किया गया। और अगले साल तक 2024 तक भारत के अंदर कितनी ट्रेन चलाने का इरादा रखता है रेल मंत्रालय, सवाल वहीं से पूछा जा रहा है। तो इसकी जो संख्या होने वाली है वो होने वाली है 500। भारत की बात करें तो सबसे पहले ट्रेन कब से चली थी, 2019 में चली गई। कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से वाराणसी। और अभी फिलहाल लगभग सभी जो राज्य हैं वहां पे वंदे भारत ट्रेन अभी वर्तमान में संचालित है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 15 फरवरी 2019 को सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चली। इसका जो आंसर है वो तो 500 ट्रेन 2024 तक चलेंगी। और दिल्ली से वाराणसी में चली थी, 2024 तक 500 ट्रेनें चलने वाली हैं। विशेषता क्या होने वाली, कोच एंटी इंजरी तकनीक से ये लैस है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। रैपिड एक्सेस ट्रेन, अभी थोड़े दिन पहले प्रश्न पूछा गया था कि 20 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर सबसे पहले रैपिड एक्सेस ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो उस समय जो है वो दिल्ली का एक एनसीआर का एरिया है जिसके अंदर मेरठ भी शामिल है। तो दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, शाहिदाबाद और दुहाई डिपो के बीच में ट्रेन चली। स्टेशन कौन कौन से कवर करे इसने, शाहिदाबाद, गाजियाबाद, दुलगर, दुहाई और दुहाई डिपो तक ये ट्रेन जाती है। रैपिड एक्स ट्रेन की जो डिजाइन स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है, जबकि ऑपरेशनल इसको अपन यूज करते हैं तो 160। लेकिन सामान्यतः वो सब जब स्टेशन आते हैं बीच में यात्री उतरते और चढ़ते हैं तो ट्रेन की औसत स्पीड गंतव्य स्थान से लेकर के और जहां से शुरू हुई है वहां के बीच तक कितनी रहती है, तो वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती है। और दिल्ली से मेरठ जो 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कितने घंटे में पूरी करने वाली है, करने वाली है 60 मिनट में। तो ये भी आपने देखा रैपिड एक्स ट्रेन है वो 20 अक्टूबर 2023 को उसकी शुरुआत हुई थी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने पिछली क्लास के दौरान आपको बताया भी था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। पुरातत्व विभाग द्वारा कारागंडा में टेल्डी नदी के किनारे 3000 साल पुराने पिरामिड की खोज की गई। ये किस देश में स्थित है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है चीजें आपको खोज के जरिए मिलती हैं। और वर्तमान में एक ऐसा देश है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के 3000 साल पुराने पिरामिड की खोज की गई है और इसका एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 6 फुट ये ऊंचा है। और इसके अलावा अन्य कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स अभी मैं आपको बताऊंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कजाकिस्तान में हुआ है निर्माण इसका बेगाजी दांडी में भी हुआ। आकार इसका 65 फीट इसकी चौड़ी है और 98 फीट लंबी है, जबकि 5 फीट ऊंची है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया 5 फीट ये ऊंची है। जो इमारत आप इस स्लाइड के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इनको मिली है और 3000 पुरानी ये जो है वो इमारत है।
अब कजाकिस्तान की बात हो रही है, कजाकिस्तान के साथ में हम कौन कौन से सैन्य अभ्यास करते हैं, तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य इसको किया जाता है। जब कजाकिस्तान की बात ही हो रही है तो उसके साथ में एक उज्बेकिस्तान भी देश है, यह भी यूएसएसआर का हिस्सा था। थोड़े दिन पहले चर्चा में बना था कि वहां पे उनके प्रधानमंत्री ने पहल करी कि क्यों ना संविधान को और लिखा जाए, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाए। तो उज्बेकिस्तान के जो प्रधानमंत्री महोदय थे उन्होंने नया संविधान लिखने के लिए भी अनुशंसा करी थी। तो ये भी आपके लिए फैक्ट है, इसको भी आप जान सकते हैं और मैंने इसका आपसे रिवीजन भी इस प्रश्न के माध्यम से करवा दिया है। तो पुनर्लेखन किया जा रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजीत ओटार कजाकिस्तान के अंदर यहां पे इसका किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ में मिलकर लिखे किस गाने को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है, जो किसी भी राजनेता द्वारा लिखे जाने को पहली बार नॉमिनेशन मिला है। हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं और इनको बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पे भी जाते हैं, अगर फ्रांस जाते हैं, चाहे अमेरिका जाते हैं, चाहे पपुआ न्यू गिनी जाते हैं, चाहे अन्य देशों में जाते हैं, वहीं पे इनको वहां के उस राष्ट्र के जो सबसे बड़े पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाने लिखने के अंदर भी अपना हाथ बढ़ाया है। ये दोनों सिंगर देख रहे हैं, सारे दोनों गुजराती हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि नवरात्रों के अंदर जो डांडिया जो किया जाता है उसमें फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के जो है वो गाने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और उन्होंने के साथ में उन्होंने जो है एक नॉमिनेशन लिखा है जिसके अंदर उन्होंने गाने के बोल लिखे हैं। वर्तमान में इसको नॉमिनेशन दिया गया। गाने का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो एविडेंस इन मिलेट्स एक जो गाना है उसके लिए इनको नॉमिनेशन मिला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एविडेंस इन मिलेट्स संगीत उद्योग में उपलब्धियों के पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 4 नवंबर 1959 को ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई। किन भारतीयों को मिला है, सबसे पहले ऐसे कोई भारतीय बने थे जिनका नाम था पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 1968 के अंदर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि महिला कैटेगरी के अंदर तन्वी शाह 2011 के अंदर इस पुरस्कार से पुरस्कृत वो हो चुकी हैं। तो 1958 से कलाकारों के द्वारा संगीत में उपलब्धियों के सम्मान के तौर पे इसको दिया जाना लगा है। ये प्रश्न आपने जाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10। गोवा में समापन हुए राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीत करके राजा बालिंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा बालिंद्र सिंह ट्रॉफी का जिक्र हो रहा है, इसका संबंध किससे है, तो सबसे पहले किससे संबंध है, इसका राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है। ये किसको दी जाती है, अगर राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है जिसके अंदर कोई भी राज्य सबसे ज्यादा मेडल या कह सकते हैं कि स्वर्ण जीता है, उसको इस जो ट्रॉफी से नवाजा जाता है। इस बार का कौन सा ऐसा राज्य बना जिसको इस ट्रॉफी से इसको सम्मानित किया गया, आंसर जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसने सबसे ज्यादा क्या जीते होंगे, स्वर्ण जीते होंगे। तो ट्रॉफी किसको मिली है, बलिंदर सिंह की मिली, बलिंदर सिंह ट्रॉफी है किसको मिली है, महाराष्ट्र को मिली है। चलिए महाराष्ट्र जो है वो 228 पदकों के साथ में शीर्ष स्थान पे रहा, जिसके अंदर 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य। राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी उस नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को ही दिया जाता है। आखिरी बार 1994 के अंदर महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे रहा था, तब उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि पिछला जो 36वें राष्ट्रीय गेम कहां हुए थे, गुजरात में हुए थे। गुजरात के अंदर ऐसे कौन से 2 खेल थे जिनको शामिल नहीं किया गया, और 37वें जो गेम है अभी वर्तमान में जिनका गोवा के अंदर समापन हुआ है वहां पे उनको शामिल किया गया। एक तो है याचिंग और दूसरा है ताइक्वांडो। इन दोनों को शामिल पहले नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उसकी वापसी हो गई है। अब शीर्ष 3 टीमों की बात करी जाए तो वहां पे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है जो 228 पदकों के साथ में है, जबकि सर्विसेज, अब आप समझते होंगे कि सर्विसेज क्या है, ना किसी राज्य का नाम है। सर्विसेज का मतलब है कि सेना की टीमें हैं। सर्विसेज के अंदर और सारी टीमें हैं जिसके अंदर रेलवे भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, बैंक्स हो सकती है। इस प्रकार की सैन्य जो टीम है उसके अंदर भी शामिल होती है। तो सर्विसेज के अंदर 126 और हरियाणा को 192। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 192, तो सेकंड नंबर पे हरियाणा क्यों नहीं आया, सर्विसेज के स्वर्ण ज्यादा है, इसीलिए उनको नंबर 2 कैटेगरी नंबर 2 मेरिट पे रखा गया, जबकि हरियाणा को 192 पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा है। आदर्श वाक्य की बात करें तो गेट सेट गोवा, गोवा के लिए आप तैयार रहें। और शुभंकर किसके क्या था, मूंगा। मूंगा क्या है, कोंकणी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। ये इस प्रश्न के माध्यम से आपने 37वें खेल और 37वें जो राष्ट्रीय खेल अभी आयोजित किए गए थे गोवा के अंदर, उसके बारे में जाना कि वहां पे राजा बालिंद्र जो ट्रॉफी है वो किसको प्रदान की गई। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे
सरकार के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2023 के खरीदने पर क्या मिली, मंजूरी प्रदान उनको करी है। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है एनआरआई। एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, वो जहाँ यहाँ पे जो नहीं रहते हैं लोग लेकिन भारतीय मूल के ही होते हैं, उनके लिए ये इस प्रकार की चीजें लागू की गई है। सॉवरेन बॉन्ड के अंदर, ग्रीन बॉन्ड के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हरित ऊर्जा, और हरित ऊर्जा में क्या आता है, हरित ऊर्जा के अंदर आता है सबसे पहले सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, और उसके बाद में बायोगैस और बायोमास। इस प्रकार की जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसी के लिए इस प्रकार का ये एक अनुबंध किया गया है। आरबीआई ने 7.10% कूपन की दर पे 7.29% की कूपन दर पर 10 वर्षीय बॉन्ड के अंदर 4000 करोड़ रुपए की क्या करी, नीलामी करी है। ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग हरित परियोजनाएं, जिस प्रकार के सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और बायोमास है, ग्रीन गैस है, इस प्रकार की लघुपन बिजली घर योजनाओं और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था के कार्बन पद चिन्ह को कम करने के लिए, कार्बन का उत्सर्जन सबसे बड़ी समस्या भारत की या अन्य विकासशील देशों का बना हुआ है, और इसी के लिए COP24, रामसर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, इस प्रकार के सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानियों से बचाने के लिए और विश्व को यह आगाह किया गया है कि सभी टारगेटेड, एक उनको टारगेट दिया गया है कि कितने प्रतिशत आप कार्बन की मात्रा को कम करने वाले हैं आगामी दिवस तक, 2030 तक आपको क्या टारगेट दिया गया, उसी के संदर्भ में इस प्रकार की चीजें वर्ल्ड लेवल पर भी होती रहती हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था के कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करते हैं। आरबीआई ने सोमवार को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित सरकारी प्रतिभूतियों में गैर निवासी, यहीं पे आ गया, यही है पीआरआई द्वारा निवेश के लिए पूरी तरह से क्या करनी, एनआरआई जो है उनके लिए इस प्रकार की ये जो चीजें वो करी गई हैं। एफआईआर में ऐसी प्रतिभूतियां शामिल है जिसमें विदेशी निवेशकों की होल्डिंग पे इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। आरबीआई भारत सरकार का क्या है, ये बैंकर है, बैंक के तौर पे काम करता है, और बैंकों की अन्य जो बैंक है उनकी अधिनियामक संस्था भी है, उनको हैंडल करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। नौसेना का बोंगो सागर 2023 कॉर्पट 2023 अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारे पड़ोसी, संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारे पड़ोसी, एक तो उनके साथ में करते हैं, और दूसरा हमारे रणनीतिक साझेदार जो देश हैं जिनके साथ में संयुक्त अभ्यास हम लोग करते हैं, भारत करता रहता है, जिसके अंदर थल सेना अपने लेवल पे करती है, वायुसेना करती है और नौसेना भी करती है। वर्तमान में किस देश के साथ में इस प्रकार का अभ्यास कंडक्ट किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा, वो जाने वाला है कौन सा, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ में एक एक्सरसाइज और करी जाती है, उस एक्सरसाइज का नाम है संप्रति। 2023 का था, 11वां संस्करण था, और इसका भी आयोजन हो चुका है, और ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि बोंगो सागर और इसके अलावा कॉर्पेट अभ्यास भी बांग्लादेश के साथ भारत ने भी कंडक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। और बांग्लादेश के बारे में जाने तो 4096 किलोमीटर के आसपास की सीमा रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो बांग्लादेश और भारत के मध्य है। इसके अलावा यहाँ के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उसके साथ में टच करते हैं, तो इसके अंदर रेड क्लिफ रेखा तो इसको कहा जाता है। असम, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा 5 राज्य जो हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाली वो सीमा जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है राज्य, उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास की सीमा रेखा पश्चिमी बंगाल के साथ में बांग्लादेश के साथ में लगाता है। विवाद कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ में विवाद छोटे मोटे होने भी लाजमी है, और उसी की वजह से तीस्ता नदी जो जल विवाद है पूछा जा सकता है। सवाल में काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विवाद किस देश के मध्य है। अवैध प्रवासन और तीस्ता नदी जल विवाद किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ है। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो क्षेत्रीय संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे, ढाका में है, जो बांग्लादेश में है। अभी हाल ही में शेख हसीना, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, सबसे लंबे समय तक रहने वाली लोकतांत्रिक देश में, तानाशाह बनकर के तो हर कोई रहता है, लोकतांत्रिक देश के अंदर सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री कौन है और किस देश की हैं, उनका नाम जाता है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की रहने वाली हैं, अवामी लीग इनकी पार्टी है, और इन्होंने सबसे ज्यादा समय गुजारा एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे बांग्लादेश में।
तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वर्तमान में काफी मधुर हैं, और अभी वर्तमान में शेख हसीना जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2-3 समझौते और किए गए, जिसके अंदर भारत ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वहां पे निवेश भी किया है। देख लेते हैं। भारत संयुक्त विकास परियोजना 3 प्रकार की परियोजनाओं के जिसके अंदर भारत ने निवेश किया है। अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर का एक रेल लिंक है जो बांग्लादेश तक जाता है। मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन है वो भी बांग्लादेश तक जाती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर, ये भी इसलिए है कि दोनों के बीच में मैत्री एक प्रकार का वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर दोस्ती है। सुपर थर्मल पावर जो भारत के निवेश से ही वहां पे बांग्लादेश के अंदर इसको संचालित किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी के फटने के बाद में एक नए आइलैंड का ही निर्माण हो गया, ऐसा कौन सा देश है? ज्वालामुखी फटते रहते हैं। कुछ ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ज्वलंत और दूसरा होता है सुसुप्त। सुसुप्त कहां से है कि वो कभी भी नहीं फटा है इस समय, इस मतलब 150 साल के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फटते रहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ज्वालामुखी जो लगातार फटते रहते हैं या उनमें से लावा हर साल या हर समय निकलता रहता है। चलिए, लेकिन पूछा जा रहा है कि ऐसा एक कौन सा ज्वालामुखी था जो फटने पे ही क्या हो गया, वहीं पे आइलैंड बन गया। नाम पूछा जा रहा है कि किस देश में ऐसा हुआ। तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, उस राष्ट्र का नाम है कौन सा? जापान। जापान के अंदर जिजीविसा, जीवन जीने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो सबसे ज्यादा यहीं पे देखी जाती है। और सबसे ज्यादा औसत प्रत्याशी जीवन जीने की सबसे ज्यादा अगर कोई उम्र है वो किस देश के निवासी पाते हैं, वो भी जापान है। भारत का प्रमुख रणनीतिकार है। और 2+2 की मीटिंग, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के माध्यम से बताया कि 2+2 की मीटिंग के उन 4 देशों के साथ में जो भारत करता है उसमें जापान भी एक है। फोमियो किशिदा वहां के क्या है? फोमियो किशिदा वहां के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो है। टोक्यो उन सबसे ज्यादा महंगे शहरों में भी गिना जाता है, जबकि वहां का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट भी वहां पे उसको माना जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ओगासावारा द्वीप है श्रृंखला के पास, जहां पे लगभग 100 मीटर के व्यास वाला एक द्वीप अपने आप ही वहां पे विस्फोटों से निर्मित हो गया। अब बात करी जाए, सवाल यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। देखते हैं विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से। तो माउंट वेसियस इटली के अंदर है, ये बिल्कुल ज्वलंत ज्वालामुखी है। माउंट कैटमई है, अलास्का के अंदर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की एक बहुत बड़ी चोटी है, पर्वत चोटी है किलिमंजारो, तो वहां पे भी जो है आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट स्ट्रॉबेरी का नाम हर बार आप देखते होंगे, सुनते होंगे, भूमध्य सागर में है, यहां पे भी ज्वालामुखी फटता रहता है। तो ये आपके ज्वलंत ज्वालामुखी है, उनकी एक बानगी आपने इस स्लाइड के माध्यम से देखी। चलिए जान लेते हैं आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? संगीत का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को एक यूएन की एक संस्था है और ये प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण और समुचित विकास के लिए इस प्रकार की साइटों को क्या करता है, वो चिन्हित करता है और वहां पर उनका संरक्षण करने का कार्य भी वो करता है। सवाल इसी से पूछा जा रहा है, इसका आंसर होने वाला है ग्वालियर। ग्वालियर कहां पे? मध्य प्रदेश में है, तो इसको यहां पे इसका घोषित किया गया। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, राज्य का नाम है केरल, शहर का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड को भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां पे इसको संगीत का शहर कहा जाता है। तो हाल ही में यूनेस्को ने भी इस प्रकार की घोषणा करी है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ग्वालियर मध्य प्रदेश में संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में भी इसको जोड़ दिया गया है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाले 55 नए शहरों के अंदर मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, जबकि केरला का कोझिकोड नामक शहर है। यूनेस्को की स्थापना की बात आपसे पूछी जा रही है, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हो गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस है। सदस्य देश जो वर्तमान में यूएन के जो सदस्य देश हैं वही यूनेस्को के सदस्य देश हैं, तो 193 इसके सदस्य देश हैं, जबकि सहयोगी देशों की संख्या 11 है। उद्देश्य वही है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार के सहयोग संबंध बढ़ाना, जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य या विश्व के स्तर पर देखा जाए तो उनके बीच में समन्वय स्थापित हो सके। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सवाल अभी बना है, और राजस्थान के संदर्भ में तो ज्यादा सवाल अच्छा हो सकता है
किस एशियन गेम्स में स्वर्ण विजेता खिलाड़ी को राजस्थान में स्टेट इलेक्शंस आइकॉन नियुक्त किया गया है? एशियन गेम्स की बात हो रही है, और एशियन गेम की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखते हैं एशियन गेम्स अभी 2023 के अंदर हुए थे, कहाँ पर आयोजित हुए थे और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला? तो इसके अंदर स्थान मिला था आपको चौथा। फोर्थ नंबर पे रहा था सबसे पहले चीन रहा था, जापान, दक्षिणी कोरिया और लास्ट में था भारत। तो भारत के लिए इस एशियन गेम्स के लिहाज से काफी अच्छा ये एशियन गेम्स गया था। सवाल यहीं से पूछा गया कि ऐसी कौन सी स्टार खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान सरकार ने, वहां का जो निर्वाचन आयोग उन्होंने स्टार आइकन नियुक्त किया है। तो सबसे पहले तो बात ये हो जाती है कि मुख्य चुनाव आयोग ये कौन है, क्या काम करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो लोकसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति और विधानसभा के चुनाव करवाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। अन्य क्योंकि 1+2 होते हैं, 2 अन्य आयुक्त हैं जबकि एक मुख्य आयुक्त है। तो एक तो है अरुण कुमार और दूसरा है अनूप चंद्र पांडे। ये 2 वहां के 2+1 यहाँ के आयुक्त हैं। नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका जो टेन्योर है वो भी 6 साल का होता है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन जो कमीशन है उसने किस खिलाड़ी को क्या किया, नॉमिनेट किया है? दिव्य कीर्ति सिंह। किस में है, कौन से गेम में आई है? ये है घुड़सवारी में। राजस्थान की रहने वाली हैं और वर्तमान में इन्होंने इनको आइकॉन नियुक्त किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दिव्य कीर्ति सिंह है, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक घुड़सवारी में जीता है इन्होंने। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट इलेक्शंस आइकॉन नियुक्त करने का प्रस्ताव भी भारत निर्वाचन आयोग को उन्होंने दिया था, जिसके बाद उनका अनुमोदन हो गया है। चलिए, एशियन गेम्स 2023 की जो तालिका थी उसके अंदर भारत का जो स्थान था वो चौथा था, वो मैंने आपको बता दिया है। 107 पदकों के साथ में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ में 107 पदक भारत के इतिहास में पहली बार 100 का आंकड़ा, हालांकि 100 का आंकड़ा इस बार एशियन पैरा गेम्स में भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। 111 पदक जीते हैं, इस बार उनको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2026 के जो एशियाई खेल हैं उनका मेजबान देश कौन करने वाला है? जापान करने वाला है। तो इसका मतलब अभी कहां पे हुए थे? अभी हुए थे चाइना में। तो ये आपने एशियन गेम्स के बारे में और इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स के बारे में भी इस प्रश्न के माध्यम से जाना। और दिव्य कीर्ति सिंह ऐसी खिलाड़ी हैं घुड़सवारी की जिनको राजस्थान स्टेट ने उनका निर्वाचन आयोग का एक स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पे आपने इतने प्रश्नों को जाना और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी प्रकार आप तैयारी करते रहेंगे। दीपोत्सव का त्यौहार अंधेरे को उजाले में तब्दील करने वाला त्यौहार है। तो आपके घर परिवार और आपकी विशेषता, आपकी मुख्य परीक्षा या जितने भी प्रकार के आप जो परीक्षा देते हैं उसमें आप अच्छे अंकों से पास हो और सरकारी नौकरी प्राप्त करें, यही हमारी कामना और विश्वास है। तो देखते रहिए, बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। अपना प्यार बनाने के लिए जय हिंद, जय भारत।